मैं अनुरोध करूंगा मूल निवासी इनायत मान्यवर वावन मेश्राम साहब से कि आज इस मौके पे जो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा और इस देश में बहुजनों की हजारों समस्याओं और गुलामी से मुक्ति के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है व्यवस्था परिवर्तन का, हम सभी का मार्गदर्शन करें मान्यवर वावन मेश्राम साहब। साथियों, बहुत कम शॉर्ट नोटिस के आधार पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके कमेटी के सदस्यों के द्वारा भव्य मंदिर निर्माण करने के बारे में हमसे अनुरोध किया गया है, तो हम इसमें विशेष ध्यान लगाएंगे। और चांद मोहम्मद को मैं ये निर्देश देता हूँ कि इस इलाके का काम देखने वाले प्रमुख कार्यकर्ता है, तो यहाँ कमेटियों के साथ, कमेटी के लोगों के साथ वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, उसका सारा प्रारूप इनसे लिख लीजिए। तो प्रशासन के द्वारा हम प्रशासन पर दबाव डाल के उससे करवाएंगे। प्रशासन ने नहीं किया तो हम ही करवा देंगे, क्योंकि सारे देश का हमने संगठन बनाया है, तो हमारे पास भी हमारे समाज के साथ सहयोग और समर्थन से साधन है, तो हम भी इसमें रिसोर्सेस लगाएं और इस सेंटर को मंदिर के साथ साथ धर्मशाला हो, जैसे आपकी उम्मीद है। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो यहाँ शिक्षा का केंद्र भी बनाएं, क्योंकि गुरु जी का जो जीवन है तो शिक्षित करने का ही ना जीवन है। तो ये सेंटर भी होना चाहिए, केवल मंदिर ही नहीं हो तो हजारों लाखों लोगों को भविष्य में अपने बच्चों को बहुमुखी हो, आगे बढ़ने का मौका मिले, जिसके लिए गुरुजी ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान की। हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे हैं। पहला ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने कश्मीर से कन्याकुमारी निकाला था। कोविड की वजह से वो आंध्र प्रदेश तक पहुंची थी, तमिलनाडु और केरला नहीं पहुंची। अब की बार हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कार्यक्रम चलाया है। तो ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का मकसद क्या है? तो बाबा साहब आम्बेडकर के संघर्ष के बदौलत और उनकी बहुत बड़ी विद्वत्ता की बदौलत आज हम लोगों को वोट का अधिकार मिला है। जिस वोट के अधिकार के आधार पर हम लोग यहाँ राजा बन सकते हैं, राजा चुन सकते हैं, जिसको चाहे उसको राजा चुन सकते हैं, जिसको चाहे राजा बना सकते हैं। तो ये वोट का अधिकार राजा चुनने का, राजा बनने का अधिकार है। तो राजा चुनने का और राजा बनने का अधिकार हम लोग हासिल कर सकते हैं, मगर ब्राह्मणवादी लोगों ने इस देश के मूल निवासियों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। उसमें चमार एक जाति, 1703 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, अछूत जातियों की है। उसमें एक जाति चमार अछूत है 1703 में। तो इसका मतलब है 1702 और जातियां भी अछूतों की है। वो तमाम जातियों को जगाना होगा, तब कुछ बदलाव होगा। एक अकेले जाति के लोगों को जगाने से इस देश का ब्राह्मणवादी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। तो 1703 जातियां अछूतों की है, जिसे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट कहा।
आदिवासियों की 801 टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने अछूतों के 1703 टुकड़े किए, आदिवासियों के 801 टुकड़े किए, और जो पिछड़ा वर्ग है उसके 3743 टुकड़े किए। सारे मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा। तो हम बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। बंटने में हमारा कोई फायदा है नहीं, बांटने में ब्राह्मणों का फायदा है। 3.5% ब्राह्मण देश के आज हुक्मरान बने हुए हैं। अगर ग्राम पंचायत में किसी सदस्य को पंच और सरपंच आप चुनते हो तो जिसको ज्यादा वोट पड़ता है वही ना पंच और सरपंच बनता है। उसी तरह से देश का प्रधानमंत्री जिस समाज की संख्या 85% है उसका नहीं बन रहा है। आरएसएस के लोग जो है 3.5% ब्राह्मण जो है उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो जो ब्राह्मण है वो केवल अंग्रेजों को ही विदेशी कहते हैं, जबकि ब्राह्मण भी इस देश में विदेशी है। एक विदेशी चला गया, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण को भी विदेशी घोषित किया गया है। डीएनए मेडिकल साइंस है, हम नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस के अनुसार ये घोषित हुआ कि ब्राह्मण भी अंग्रेज की तरह विदेशी है। तो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए। अरे बाप रे बाप, कितना ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है। अंग्रेज केवल 2 टुकड़े किया और ब्राह्मण ने 6247 टुकड़े किया। 3000 से भी ज्यादा गुना खतरनाक ब्राह्मण है। रविदास जी को भी उनके समय में ब्राह्मणों ने ही प्रताड़ित किया था। तो जब तक हम लोग 6247 जाति के टुकड़ों को जगाने का, जगे हुए लोगों को जोड़ने का, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति के निर्माण करने का और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन करने के लिए करने का काम नहीं करते, तब तक इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जब तक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, ये ब्राह्मणवाद ने इस देश में जो गंदगी फैलाई है, ये सारी की सारी गंदगी ये उखाड़ करके समंदर में फेंकना होगा, तब हमारा देश शुद्ध होगा। यही लड़ाई रविदास जी ने लड़ी, यही लड़ाई रविदास जी ने जो लड़ी वही बाबा साहब ने आगे बढ़ाई। ज्योतिराव फुले ने भी बढ़ाई, काशीराम जी ने भी बढ़ाई। वही काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। काशीराम जी के समय में 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिक संगठन था। आज 31 राज्यों में 567 जिलों में फैला हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, 6 अक्टूबर 2022 को हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। आरएसएस को साले सब डरते हैं, आरएसएस से सारे, मोदी वह भी डरता है। जो मोदी है ये भी डरता है, प्रधानमंत्री जो है ये भी आरएसएस को ही डरता है, और आरएसएस वाले हमसे डरते। 4 लाख लोगों का मोर्चा वहां लेकर गए, उनका जो हेडक्वार्टर था ना वो लाख लगा के साले भाग गए। अभी पता चला कि वामन मेश्राम हम लोगों को कभी भी घेर सकते हैं नागपुर में,
तो नागपुर से हेडक्वार्टर अयोध्या लाने का चल रहा है। तो हमने फैजाबाद के लोगों को बोल के रखा कि अभी से तैयारी शुरू करो कि वो जो अयोध्या में बना रहे हैं उसको भी घेरने की तैयारी करते हैं। आखिर ब्राह्मण की संख्या तो 3.5% ही ना है, तो देखते हैं वहां भी घेरेंगे। साथियों, ईवीएम मशीन ने आपको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो राजा बनने का, राजा चुनने का अधिकार दिया, ये ईवीएम मशीन उसकी वोटों की चोरी कर रही है। ईवीएम मशीन में जब आपका वोट जाता है, वो मशीन दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देती है। मोबाइल लाओ तो क्या आपके पास है तो बताओ। ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है मोबाइल। इस पर आप राम नारायण के नाम पर मैसेज टाइप करो और भेज दो। अगर वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है तो भी चला जाता है। इलेक्ट्रिक की कोई लाइन है लाइन कोई है? लाइन ही नहीं, साला जाता कैसे है? मगर जाता है कि नहीं? सारा दुनिया इस बात को मानता है कि जाता है। तो ईवीएम मशीन में आपका वोट गया राम नारायण के नाम पर। उसी मशीन में राम प्रसाद का वोट है, वही के वही नहीं भेज सकता। अमेरिका में जा सकता था, इधर की उधर एक ही मशीन में राम नारायण का वोट राम प्रसाद के राम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब आपका मैसेज अमेरिका में जा सकता है तो मशीन के अंदर ही अंदर नहीं हो सकता। यही बात भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर घोटाला ईवीएम करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईवीएम घोटाला करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा, उस संविधान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी अदालत है। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। उस अदालत ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। तो आपको और हमें दोबारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि घोटाला होता है। हमारे पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जिसके पास पावर है उसी ने कहा घोटाला होता है। होता है तो कितने लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको कानून का दर्जा हासिल है। इसका मतलब है घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना एक कानून है। उसने दूसरा आदेश दिया कि इस घोटाले को रोकना होगा, तो उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब ये पेपर ट्रेल मशीन में घोटाला कैसे पकड़ा जाता है? जैसे आपने वोट डाला, ईवीएम में गया, ईवीएम में राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया। राम नारायण हार गया, ठीक है, राम प्रसाद जीत गया, ईवीएम मशीन ने जिता दिया। तो राम नारायण ने कलेक्टर के पास कंप्लेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिकाउंटिंग होना चाहिए पेपर ट्रेल मशीन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया होना चाहिए। जब रिकाउंटिंग होता है तो पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी वोट है मशीन में जमा हुआ, उसका काउंटिंग, रिकाउंटिंग होता है। जब कागज का रिकाउंटिंग होता है तो राम नारायण जो हारा हुआ है वो जीत गया। अब क्यों? क्योंकि जो कागज पर आपका मुहर लगा होता है, मान लो एक जगह मुहर लगा है हाथी, एक जगह साइकिल, दो जगह दो कागज वोट के, तो साइकिल वाला जो मुहर वाला बैलेट है वो हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, हाथी वाला साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, कमल के फूल वाला पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजे वाला कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों?
वो मुहर अलग अलग लगा हुआ है। ईवीएम में कोई मुहर नहीं है। ईवीएम में आपका वोट गया, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरा, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए जब दूसरे के नाम पर ट्रांसफर होता है वो भी दिखाई नहीं देता, इसलिए पता नहीं चलता कि ये घोटाला हो रहा है। तो ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। घोटाला पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया, उसमें से कागज निकलकर, स्टैंप लगा हुआ कागज निकलकर बैलेट बॉक्स में पड़ता है, और वो कागज ट्रांसफर नहीं होने की वजह से रामनारायण चुनाव जीत जाता है। ईवीएम मशीन में कागज नहीं होता है, इसलिए हार जाता है। पेपर ट्रेल में कागज होता है और कागज इधर का उधर ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए जीत जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सही किया था, मगर मगर चुनाव आयोग ये सारा घोटाला दस्तूर जारी रखा हुआ है, आज भी कर रहा है। इसलिए इसको बदलना होगा, नहीं तो हम लोगों का सत्यानाश होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमको राजा बनाने का अधिकार दिया, कल भिखारी बनाने का मौका हो पहुंच जाएगा। ये जगाने के लिए हम सारे देश भर में निकले कि पहले तो जाग जाए भाई, ये ईवीएम में घोटाला हो रहा है। बदलने का मुद्दा तो दूसरे नंबर पर आता है। अगर लोग मानेंगे कि घोटाला होता है तभी बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया, मगर लोगों को जब तक नहीं माना, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं, 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 ऐसा नहीं होता, ये मशीनवा है, नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में गधे बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का फैसला है, सारे कानून और संविधान के आधार पर फैसला दिया हुआ है। ये घोटाला होता है। जो लोग ऐसा कहते हैं घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। क्यों? अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद तुम नहीं मानते हो, साले किसका मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल करने के बाद ने फैसला दिया। तो जांच पड़ताल करने के बाद फैसला दिया। हमने कुछ लोगों को पूछा, मेश्राम जी आप कह रहे हो, मगर ऐसा नहीं। हमने 2-3 सवाल पूछा, देखो आप लोगों की जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके फैसला दिया, तुम कह रहे हो नहीं होता है, अब बताओ तुमने छानबीन किया? बगैर छानबीन के मान रहे हो? ये कैसे मान रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने तो छानबीन करके कहा होता है, तुम बगैर छानबीन के कैसे मान रहे हो? कि नहीं भाव नहीं। कौन है भाव तेरा? कहा कि वो पहलवान। तो पहलवान कौन से क्लास में पढ़ा? का नहीं क्लास में नहीं पढ़ा हो। अबे देखिए, दंड बैठक से दिमाग आता है, अबे शरीर में ताकत आता है, इधर थोड़ी आता, तो पढ़ाई लिखाई से इधर आता है। तो वो जो आदमी, फिर आपने क्यों नहीं पूछा कि आप कह रहे घोटाला होता है पहलवान, तो आपने क्यों नहीं पूछा? वो कहते हैं तो मान लो, गरीब की औलाद। तो तुम्हारे जैसे लोगों से ये मामला चलने वाला नहीं है, तो दिमाग से चलने वाली बात है। अरे हमने 1 महीना चलाया, अब 4 दिन हो गया, हमारी बदौलत सारी दिल्ली में 13 पार्टियों की कल मीटिंग हुई। आज का अखबार पढ़ा आप लोगों ने? 13 पार्टियों की हमने जागरण शुरू कर दिया ना, घोटाला होता है। 13 पार्टी के लोगों ने मीटिंग करके कहा होता है। जो हमने अभियान शुरू किया उनके भी दिमाग में ये मामला, अभी 13 पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया कि चुनाव आयोग सुधार करे, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और नहीं तो जन आंदोलन करेंगे। तो जन आंदोलन तो हमने घोषित कर रखा है। चुनाव आयोग अगर सुधरा नहीं, भारत बंद करेंगे, नहीं माना तो आने वाले 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। जो हमारे किस्मत को साफ फोड़ना चाहता है उसको रखेंगे, तो किस्मत फोड़ देगा हला हमारा।
हर समाज का है, हमारे राजा बनने का और हमारे लोगों को बनाने का अधिकार खत्म कर देगा, उसको रखेंगे तो कुछ लोगों का मैं जी ऐसा करने से तो जेल में होगा। अरे हमने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हो गए कि नहीं बड़े हो गए, तो हम कहा साले जेल में चोरी करके जा रहे, ठगी करके जा रहे हैं। हम भी तो जेल देश के लिए लड़ रहे हैं ना, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, चोरी चकारी के लिए थोड़ी जेल में जा रहे हैं। तो हम थोड़ा ना छोटा हो जाएंगे। गांधी जी जब महान हो सकते थे, हम भी लड़ते लड़ते महान हो जाएंगे। हम अगर जेल में जाएंगे तो हम लोगों को कौन सा सजा होगा। हमारा एक कार्यकर्ता है, पूना के पास नगर जिला है, वहां तो उसने मुझे आकर कहा कि मैंने ईवीएम फोड़ दिया। अरे मैंने कहा तेरे को अकेले को फोड़ने को कहा था, क्यों फोड़ा? कहा कि मेरे को रहा नहीं है। आपने कहा दिसंबर में फोड़ेंगे, जनवरी फरवरी नहीं, इतना देर तक मैं रुकने के लिए राजी नहीं हुआ तो फोड़ दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। पकड़ने के बाद क्या हुआ? कहा जमानत हो गई। जमानत होने के बाद क्या हुआ? कहा केस चली। केस में जज ने क्या कहा? कहा कि जज ने तो कुछ नहीं कहा, मैंने क्या कहा? आपने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी दिया था ना, तो जज साहब को हमने कहा कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा है, कहाँ है? ये हमारे पास कॉपी है। ये कहाँ से मिला? वो हमने मेरे सामने दिया। अच्छा कहाँ है? ला हमारे पास ला। जज को दे। जज ने देखा सुप्रीम कोर्ट है, जा बरी कर दिया। उसको बरी कर दिया। एक आदमी ने फोड़ा, बरी कर दिया। हम 15 लाख लोग तैयार कर रहे हैं ईवीएम फोड़ने के लिए। 15 लाख को जेल में दे दे यार, कोई जगह है? छोटा मोटा संगठन है। सीए के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया सारे देश भर। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी अभी तक वो कानून सीए वाला लागू नहीं कर पाए। हमारे पास भी इतनी बड़ी संगठन शक्ति की ताकत है, केवल आरएसएस बीजेपी के पास ही ताकत नहीं, हमारे पास भी भारत बंद करने की ताकत है। तो आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा तो आने वाले समय में हम लोग इस देश के हुक्मरान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। काशीराम जी जब मायावती को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो वो 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन था, हमारे पास 31 राज्यों में 567 जिलों में है। तो अब हमारा इरादा, हमारे समाज का इरादा, दिल्ली पर गद्दी हमारे लोगों, ये मामला है। इसके लिए साथ सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। धन्यवाद।